हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देवस्टार क्लासेस पर। दोस्तों हम टॉपिक पढ़ रहे हैं परसेंटेज। ठीक है, अब तक मैं इसके 3 पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं और 3 पार्ट में क्वेश्चन 36 तक पूरे हो चुके हैं भाई हमारे। ठीक है, आज मैं 4th पार्ट को कंटिन्यू करूँगा भाई। अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें भाई ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा देरी न करते हुए दोस्तों हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं परसेंटेज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 स्टार्ट करेंगे भाई आज। देखो भाई 37 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया, अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है तथा विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। यदि तीनों के खर्च का योग 6,447 रुपये हो तो अमन का खर्च कितना है। देखो दोस्तों, मैंने फर्स्ट परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो में बताया था शायद कि जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, तो तुलना करते हैं, इसका खर्च इससे ज़्यादा है, उसका खर्च इससे कम है। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हम पीछे से उठाते हैं भाई। देखो कैसे, देखो मैं बताता हूँ क्या दिया गया है। देखो मैं पीछे से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन को। विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ भाई इनको कौन कौन है क्वेश्चन में। एक तो अमन दिया भाई, ठीक है, एक अमन है, एक विमल है, ठीक है, और एक है रमन भाई। ठीक है, अच्छा अब क्या दिया गया, विमल का खर्च रमन के खर्च से 10% कम है। मैंने क्या बताया था, जिसके लिए से वर्ड होता है उसको हम 100 मानते हैं भाई। से किसके लिए यूज हुआ है, रमन के लिए यूज हुआ है भाई। ठीक है, अब रमन को मैं 100 मानूंगा। क्यों मानूंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि इस संसार में कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है भाई। ठीक है, तो रमन को मान लिया मैंने 100% है भाई। ठीक है, 100 मान लिया। तो अब क्या कह रहा है, जो विमल है वो रमन से 10% कम है। 100 का 10% कितना होता है भाई, 10 ही होता है। ठीक है, तो 100 में से 10 माइनस करूंगा तो कितना होगा, 90 भाई। आया तक समझ। जो विमल है वो रमन से 10% कम है। ठीक है, अगर मान लो रमन 100 है तो मैंने 10% कम है तो विमल कितना होगा, 90 होगा भाई। ठीक है तक। अच्छा, इसके बाद देखो मैं पीछे से पढ़ रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चन को। इसके बाद अमन का खर्च विमल के खर्च से 30% अधिक है। जो अमन का खर्च है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है भाई। अमन का अधिक है 30%, किससे, विमल से। अच्छा, 30% अधिक है, तब ये नहीं है कि डायरेक्ट मैंने 130% लिख दिया, नहीं। क्यों, क्योंकि अब विमल के खर्च से देखना है मेरे को। ठीक है, ना कि रमन के खर्च से। ठीक है, तो विमल का कितना है, 90। 90 का 30% कितना होता है बताओ। अच्छा, 90 का 10% कितना होगा, 9। तो 30% कितना होगा, 27। 27 में 27 जोड़ूंगा 90 में कितना होगा, 117 भाई। ठीक है, 30% अधिक कितना होगा, 117। देखो कुछ नहीं है क्या मैंने क्या दिया गया था, जो विमल का खर्च है और रमन के खर्च से 10% कम है तो 90 लिख दिया भाई। ठीक है, अब क्या दिया गया है, जो अमन का खर्च है वो विमल के खर्च से 30% अधिक है। ठीक है, तो 90 का 30% कितना होता है भाई, 27 होता है भाई। मैं निकाल के दिखा देता हूँ। 90 का 30% भाई। ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल भाई, 9 3 27 भाई। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने। 27 को 90 में जोड़ूंगा मैं तो मेरे पास 117 होगा भाई। ठीक है, ये अमन का खर्च है। ये खर्च का रेशियो दिया हमें भाई, खर्च की रेशियो दी है। ठीक है, कितनी, 117, 90 और 300 भाई। ठीक है, अच्छा अब रेशियो दी है मेरे पास खर्च की, 117, 90 और 100। अच्छा, अब क्या पूछा है मेरे से पूछा, यदि तीनों के खर्च का योग 6,447 रुपये हो तो अमन का खर्च कितना है। अच्छा देखो, रेशियो में खर्च कितना दिया गया है हम जोड़ देंगे भाई। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अमन प्लस विमल प्लस रमन भाई। ठीक है, रेशियो में खर्च का योग कितना है भाई इनका, 100, 200 और 307 भाई। ठीक है, रेशियो में कितना है इनका खर्च का योग, 307। और क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 6,447। मैंने क्या बताया था, कंसेप्ट बताया था आपसे, अगर जब भी दो वैल्यू को इक्वल करना हो, जब भी किन्हीं भी दो संख्याओं को इक्वल या बराबर करना हो तो क्या करते हैं हम, जो क्वेश्चन में दिया गया है उसको बटे के ऊपर रखते हैं और जो हमने निकाला है उसको बटे के नीचे, और गुना किससे करते हैं, जो पूछा गया है उससे भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कितना दिया गया है, कितना दिया गया है भाई, इनके खर्च का योग 6,447 को ऊपर लिखूंगा भाई मैं, 6,447 को ऊपर लिखूंगा, और बटे में जो हमने निकाला है भाई 307 भाई। और पूछा क्या गया है, अमन
अमन का खर्च कितना है ये बताना भाई, अमन का खर्च कितना है। तो अमन का कितना है बताओ, अमन का खर्च कितना है रेशियो में 117। तो अमन की वैल्यू बतानी भाई हमें, अब निकाल दूंगा भाई मैं यहाँ से। 307 से 21 बार पूरा कट जाएगा भाई, ठीक है। अब 21 को और 117 को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, देखो 117 इंटू 21 भाई, ठीक है 117, ठीक है। 7 दूनी 14, एक कैरी 2 एकम 2 एक 3 2 एकम 2 भाई, ठीक है। 7 5 4 2, तो कित क्या है भाई हमारे पास 2457 रुपये भाई, ये आंसर है भाई हमारा, ठीक है। किसका खर्चा आ गया भाई ये, अमन का, अमन का पूछा था ना हमने, अमन का निकाला भाई, ठीक है भाई। कुछ नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 भाई। देखो भाई 38 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये थी, ठीक है, तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये था, ठीक है। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। देखो भाई सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आय जो होती है ना, जो हमारी आय होती है वो क्या होती है, किसके बराबर होती है भाई। जो हम आय ले, मान लो कहीं भी नौकरी करते हैं तो हमें आय मतलब इनकम मिलती है, आय मिलती है, तो हम क्या करते हैं भाई, खर्च कर सकते हैं, ठीक है, या सेविंग कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से मिलाकर बनती है भाई हमारी आय, ठीक है। खर्च प्लस बचत ये इसके बराबर होती है भाई, ठीक है। आय जो होती है वो इक्वल टू किसकी होती है, खर्च प्लस बचत, ठीक है। अच्छा अब देखो क्या दिया गया था कि उसकी मासिक आय 13,500 रुपये भाई, उसकी आय है 13,500 रुपये भाई, ठीक है भाई। अच्छा उस तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपये भाई, जो मासिक व्यय है ना, जो खर्च है उसका 9,000 रुपये भाई, ठीक है। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं, अब कि आय तो उसकी 13,500 रुपये है, खर्च वो करता है 9,000 रुपये, तो बचाता कितना होगा भाई। आप कहोगे भाई 9,000 माइनस कर दूंगा मैं 13,500 में से, तो कितना आएगा 4500, यही तो होगा ना। देखो अगर 13,500 रुपये उसकी आय है, अगर वो 9,000 खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 4500, मैंने यहाँ से बचत निकाल ली भाई, ठीक है। अब देखो दोस्तों ये जो वैल्यू है ना ये बहुत बड़ी बड़ी है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इसकी रेशियो बना लूँगा भाई, इसको शॉर्ट कर लूँगा मैं, ठीक है। तो क्या करूँगा, देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। अब 45 से काट दूंगा, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 45 दिए 135 भाई। तो अब मेरे पास रेशियो बन गया भाई 3:2:1, ठीक है। देखो 3:2:1 भाई, ठीक है भाई यहाँ तक। अच्छा अभी भी मैं अगर सोल्व करूँ क्वेश्चन को तो यहाँ से सोल्व करूँगा तो अभी भी पॉइंटों में आएगा भाई, क्वेश्चन बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो मैं अपनी सुविधा के लिए क्या कर सकता हूँ भाई, इसमें या 10 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 0 से 0 कटने में आसानी होगी, या 100 से कर लो या 1000 से कर लो, तो मैं 100 से कर लेता हूँ भाई, ठीक है। 100 से करूँगा, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 300 आएगा भाई, 100 गुणा 3 300 आएगा, और 2 को 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा भाई 200, और 1 से करूँगा 100 की मल्टीप्लाई तो 100 आएगा। हम रेशियो में किसी की भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, ठीक है। अच्छा मैंने 100 की कर दी भाई मल्टीप्लाई, ठीक है। अब आय कितनी होगी भाई 300, खर्च कितना हो गया 200, बचत कितनी होगी भाई 100, मैंने रेशियो बना ली भाई। अच्छा अब देखो अब करने में आसानी होगी। अब क्या दिया गया, आय में कितनी वृद्धि बता रहा है भाई, अगले वर्ष उसकी आय में मासिक आय में 14% वृद्धि कर दी भाई, इसमें 14% की वृद्धि कर दी भाई, प्लस 14। देखो कितना होगा भाई 300 का 14% कितना होगा भाई 42 भाई, ठीक है। तो 42 होगा तो 300 में 42 जोड़ूंगा 342 भाई, ठीक है। वृद्धि होने के बाद उसकी आय कितनी होगी भाई 342। अच्छा ठीक है यहाँ तक। अच्छा उसके बाद क्या दिया गया है,
तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई भाई। जो व्यय है, जो खर्च है, उसमें 7% की वृद्धि हुई भाई, प्लस 7% की। ठीक है, 200 का 7% कितना होगा भाई, बताओ, 14। ठीक है, 14 जोड़ूंगा तो 200 में कितना होगा, 214 भाई। ठीक है, अब फिर वही कंसेप्ट भाई, आय दी थी, खर्च दिया हुआ था, तो मैंने बचत निकाल ली थी। अब आय दी हुई है और खर्च का आय का रेशो दिया हुआ है और खर्च का रेशो दिया हुआ है, तो मैं बचत का निकाल लूँगा यहाँ से। देखो कितना आएगा, माइनस करो इसमें, 12 में से 4 गए 8 भाई। ठीक है, अच्छा 3 में से 1 गया 2 भाई। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 128 भाई। मेरे पास बचत आ गई भाई कितनी, 128 भाई। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उसकी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई भाई। बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई भाई। देखो उसकी बचत कितनी थी, 100 थी भाई, कितनी होगी बढ़ के 128, कितनी वृद्धि हुई भाई, 100 से बढ़कर कितनी हुई, 28 की भाई, है ना। देखो 100 थी उसकी बचत, यही तो पूछा ना, बचत में कितनी वृद्धि हुई, 100 थी, 100 से बढ़कर कितनी होगी 128, तो वृद्धि कितनी हुई 28 की। अच्छा, अब परसेंटेज बताना ना, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करूँगा, वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ लिख देता हूँ 28 की, किस पर, 100 पर। मैंने पिछली बार भी बताया था, 100 पर कोई भी वृद्धि करते हैं हम तो करने की जरूरत नहीं होती है भाई, क्यों, 100 अपने आप में परसेंटेज होता है भाई। ठीक है, मैं काटूंगा 100 से 100 कट जाएगा, वही आएगा 28%। डायरेक्ट मैं यहाँ भी 28% आंसर लिख सकता हूँ मैं, देखो यहाँ चाहिए आप दिखा देता हूँ आपको करके। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल, 28%। ठीक है, 28% भाई, 100 पर कोई भी परसेंटेज नहीं निकालते हम भाई। ठीक है, क्योंकि 100 जो है वो अपने आप में प्रतिशत होता है भाई। ठीक है, यहाँ भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, क्यों, आपको पता है कि 100 पर हुई है ना वृद्धि, 100 पर हुई है, तो डायरेक्ट आंसर 28 हो जाता हमारा। आया दोस्तों समझ, यहाँ पर कुछ नहीं किया, नॉर्मल था। आय जो होती है वो इक्वल टू किसको होती है, खर्च प्लस बचत के भाई। ठीक है, आय दी थी 13,500 रुपये और खर्च दिया होता 9,000 रुपये। ठीक है, तो मैं बचत निकाल सकता हूँ, 13,000 आय में से खर्च माइनस कर दूंगा भाई, बचत आ जाएगी मेरे पास। तो मैंने एक कैलकुलेशन की, आसान कैलकुलेशन के लिए मैंने इसकी रेशो बना ली भाई, एक को काट दिया भाई 3-2-1 के रेशो में। फिर क्या किया, 3-2-1 से मैं करता तो भी एक जो कैलकुलेशन है वो पॉइंटों में आती है, दशमलव में आती, तो मैं क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दी तीनों को भाई। रेशियो में मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, पर कर सकता हूँ किसकी, सेम। ये नहीं है कि यहाँ 100 की कर दी, वहाँ 10 की कर दी या 5 की कर दी, अगर 100 की यहाँ की है तो तीनों में 100 की होगी भाई। ठीक है, अब क्या किया कि आय में 14% की वृद्धि कर दी भाई। 300 का 14 कितना होगा बताओ, 42। ठीक है, तो 342 हो गया भाई। 200 का 7%, 200 में 7 की वृद्धि हुई भाई, 200 का 7% कितना होगा, 14 भाई, 214 हो गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ देखो आय और खर्च से बचत निकाली थी माइनस करके, तो यहाँ भी निकाल लूँगा भाई। आय से ये जो खर्च है वो माइनस कर दूंगा, तो कितना आएगा 128, ये बचत आ जाएगी। अब मेरे से पूछा कि परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई बचत पर। ठीक है, बचत में कितनी वृद्धि हुई परसेंटेज पर बताना है भाई। ठीक है, तो 100 थी, 100 से बढ़ के कितनी, 128। ठीक, 28% की वृद्धि हुई भाई हमारी। ठीक है दोस्तों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 भाई। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया गया है, 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है भाई। ठीक है, इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा भाई। देखो भाई कैसे करेंगे, देखो दिया है कि 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण, एक मिश्रण दिया गया भाई 50 किलोग्राम का भाई, 50 किलोग्राम का एक मिश्रण दिया गया है। मिश्रण में क्या क्या है भाई, मिश्रण में 2 चीज़ें भाई, क्या क्या है, पहला तो शीशा भाई, प्लस में क्या है और टिन। ठीक है, जो मिश्रण है वो शीशे और टिन से मिलकर बना है भाई। ठीक है, अच्छा अब क्या दिया गया है कि जो 50 किलोग्राम शीशे व टिन के मिश्रण में 60% शीशा है भाई। भाई शीशा जो है वो 60% है इसमें 50 किलोग्राम में, तो मैं एक्चुअल क्वांटिटी कितनी निकाल सकता हूँ यहाँ से, तो 50 का 60% निकाल दूंगा, तो मेरे पास पता लग जाएगा भाई जो शीशा है वो कितने किलोग्राम है। तो 50 का 60% कितना होगा भाई बताओ,
50 का 10% कितना होता है भाई? 5। तो 60% कितना होगा? 30। देखो 50 का 60%, ठीक है, 2 0 से 2 0, ये 30 भाई, ठीक है। तो 30 किलोग्राम मेरे पास क्या आ गया? शीशा है भाई, ठीक है। अगर देखो कुल मिश्रण 50 किलो का था और शीशा था, शीशा है उसमें 30 किलोग्राम, ठीक है। तो 50 में से टिन कितना बच गया भाई? 30 तो शीशा हो गया, तो टिन सिंपल बात है, 30 शीशा है तो 20 है जो वो टिन होगा, 20 किलोग्राम वो टिन होगा। देखो 50 का मिश्रण है और उसमें 2 चीज़ें हैं, शीशा और टिन। अगर 30 किलोग्राम शीशा है तो 20 किलोग्राम टिन बचेगा, ठीक है। ये मैंने निकाल ही दिया था। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा हमसे? तो इस मिश्रण में कितना शीशा मिलाने पर बने मिश्रण में 75% शीशा हो जाएगा भाई? भाई 75% शीशा हो जाएगा। देखो क्या मिलाना है? हमें मिलाना शीशा, ठीक है, शीशा मिलाना भाई। कितना मिलाना हमें नहीं पता भाई। मान लिया हमने 30 + x, ठीक है भाई। 30 तो था शीशा और इसमें मिलाना है, हमें नहीं पता भाई कितना मिलाना है। हमने मान लिया x किलोग्राम मिलाना है भाई, ठीक है। 30 में कितना शीशा मिलाना है? x किलोग्राम, हमें नहीं पता कितना, ठीक है, हम निकालेंगे हम, ठीक है। और टिन कितना है? 20 भाई, ठीक है। ये मिलाने के बाद क्या कह रहा है? मिलाने के बाद किस जो शीशा है ना वो मिश्रण में 75% हो जाएगा भाई। 75% की फ्रैक्शन क्या होती है भाई? 3/4 भाई, ठीक है। अगर मिक्सर है जो वो 4 है तो 3 उसमें शीशा है भाई, ठीक। अगर कुल मिश्रण 3 है ना, सॉरी 4 है, कुल ये बताया था ना मैंने, नीचे जो वास्तविक मान होता है वो नीचे होता है भाई, ठीक है, बेस में। अगर जो कुल मिश्रण वो 4 है तो उसमें से 3 जो है वो शीशा है। तो अगर 3 शीशा है तो एक को क्या होगा? 3 होगा भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये कहा ना, ये जोड़ने के बाद कितना जोड़ें, इसमें कितना शीशा जोड़ें कि जो शीशा है वो 75% हो जाए। 75% की फ्रैक्शन 3/4 भाई। अगर 3 शीशा है तो एक टिन होगा भाई। देखो टिन के सामने मैं टिन लिख दिया, शीशे के सामने शीशा लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, करो। देखो 30 + x, 20 दिया 60 भाई, ठीक है। अब ये 30 प्लस का है, इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा। x = 60 - 30 भाई। तो x की वैल्यू कितनी है भाई मेरे पास? 30 भाई। तो 30 किलोग्राम शीशा होगा भाई, 30 किलोग्राम शीशा मिलाया जाएगा भाई, जिससे शीशा जो है मिश्रण में 75% हो जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। आया समझ? देखो एक 50 किलोग्राम का मिश्रण था भाई, ठीक है। उसमें क्या कहा गया था कि 60% जो है शीशा है भाई। 60% शीशा है तो मैं इसकी क्वांटिटी निकालूँ कि एक्चुअल में शीशा है कितना। तो भाई 50 का 60% कितना होगा भाई? 50 का 10% कितना होता है बताओ? 5 होता है। और 60% कितना होगा 50 का? 30 होगा भाई, ठीक है। 30 किलोग्राम अगर शीशा है, 30 किलोग्राम अगर शीशा है कुल मिश्रण में, तो 20 किलोग्राम टिन होगा, ठीक है। 20 और 30 50, तभी तो दोनों को मिलाकर 50 किलोग्राम बनेगा मिश्रण, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या कहा गया कि इसमें कितना शीशा मिलाया जाए? शीशा कितना है? 30। अब मुझे नहीं पता भाई कितना मिलाना है, हमने मान लिया x किलोग्राम शीशा मिलाया गया है, ठीक है, बटे 3 लिख दिया भाई, ठीक है। कितना शीशा मिलाया जाए कि जो मिक्सर है वो जो है वो 75% उसमें शीशा हो जाए भाई, ठीक है। तो 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 3/4 भाई। अगर मान लो कुल मिक्सचर 4 है तो 3 उसमें शीशा है भाई, ठीक है। कुल मिक्सचर अगर 4 है तो 3 उसमें क्या है? शीशा। तो 3 शीशा है और कुल 4 है तो एक क्या होगा? टिन। तो टिन के सामने टिन लिख दिया मैंने, ठीक है, एक, ठीक है। और शीशे के सामने शीशा लिख दिया भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं करना, सिंपल है। यहाँ से देखो 30 + x, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू 30 आ जाएगी। तो 30 किलोग्राम होगा भाई शीशा इसमें, ठीक है। अगर 30 किलोग्राम शीशा मैं मिला दूंगा इसमें मिक्सचर में, तो जो शीशे की मात्रा है वो परसेंटेज में 75% हो जाएगी भाई, ठीक है भाई। यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों आया हुआ यहाँ तक समझ। क्वेश्चन नंबर 40 भाई।
क्या दिया गया, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होता है भाई। जो लवण दिया गया है ना वो साल्ट होता है। पहले तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, जो लवण या मैं बोलूँ साल्ट या और चीनी, ये कभी भी हम इनको अगर मिक्सचर में है, अगर ये दोनों चीज़ मिक्सचर में है और ये बोल रहा है कि हमें मिक्सर को उसमें पानी भी मिला हुआ है और मिक्सर को वाष्पित कर दिया, तो ये नहीं है कि उसमें से चीनी है और साल्ट है वो भी वाष्पित हो जाएगा, नहीं। उसकी जो मात्रा है ना चीनी की और साल्ट की, वो वही जितनी थी ना वो उतनी की उतनी मिक्सर में बनी रहेगी। तो वाष्पित क्या होगा, वाष्पित होगा पानी, ठीक है। वो आपको उल जाएगा भाई क्वेश्चन में, ठीक है। वाष्पित क्या होगा, पानी वाष्पित होगा। ये नहीं है कि आप इसको जो चीनी और जो साल्ट है उसको भी वाष्पित कर दोगे, नहीं। जो मिक्सचर में वाष्पित क्या नहीं होगा, चीनी और साल्ट वाष्पित नहीं होते भाई, ठीक है। वाष्पित क्या होता है, पानी भाई। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि 7% लवण वाले 12 लीटर घोल को उबाल कर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए, ठीक है, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। अब देखो कितने लीटर का घोल है भाई, 12 लीटर का घोल है भाई 12, ठीक है, 12 लीटर का। अच्छा, तो इसमें लवण कितना है भाई, साल्ट कितना है, 7%। तो 12 का 7% कितना होता है भाई, 84/100। तो मैं लिख सकता हूँ 0.84 भाई, ठीक है, लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 जीरो, अगर ये 2 जीरो हटाऊंगा तो 2 अंक छोड़कर ऊपर पॉइंट लगाऊंगा भाई मैं, ठीक है। ये इतना क्या है भाई, इतना हमारा ये साल्ट है भाई, ठीक है, इतना हमारा साल्ट है भाई, ऐसे लिख देता हूँ मैं 0.84। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। अब देखो, अब क्या कहा गया है कि घोल को उबाल कर, इस जो मिक्सर है ये 12 लीटर के मिक्सर में जो साल्ट है या लवण है वो कितना है, 0.84, ठीक है, 0.84 लीटर, ठीक है, 0.84 लीटर। अच्छा, इस घोल को अब वो उबाल देता है भाई 12 लीटर के घोल को, ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, जो 4 लीटर पानी है उसको वाष्पित कर देता है, उड़ा देता है भाई पानी को, ठीक है। तो पानी कितना बचेगा घोल में भाई, बताओ, 4 लीटर तो उड़ा दिया, तो बचा कितना, 8 लीटर बचेगा भाई, 8 लीटर तो बचेगा ना। अगर 4 लीटर उड़ा दिया तो 8 लीटर बचेगा। अच्छा, 8 लीटर बचेगा, तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना है। लवण तो एज इट इज बना रहेगा, लवण तो जितना था उतना ही रहेगा, पानी उड़ाया है ना, तो लवण तो जितना था उतना ही रहेगा। लवण कितना है, 0.84 भाई, ठीक है। अच्छा, अब कितने में से परसेंटेज बताना है, वास्तविक मान क्या है, सही मान कितना है। अब मिक्सर का कितना बच गया, 4 उड़ा दिया 12 में से, तो कितना बचा, 8 भाई। परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई भाई, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं नीचे 100 लगाऊंगा भाई, 100 से 100 कैंसिल भाई, ठीक है। देखो 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 भाई, 21/2 हो गया भाई। 21/2 का मतलब होता है 10.5% भाई, ठीक है। साल्ट का जो प्रतिशत है इस घोल में, जो 4 लीटर पानी को उड़ाने के बाद कितना बच गया, 10.5% हुआ भाई, ठीक है। तो साल्ट का जो प्रतिशत है वो कितना होगा, 10.5% भाई, ठीक है भाई। यहाँ तक आया दोस्तों, समझ कुछ नहीं था। 12 का 7% निकाला, 0.84 आ गया, ठीक है। 0.84 क्या है, ये जो साल्ट है वो साल्ट है भाई, ठीक है, 0.84 लीटर, ठीक है। जो 12 लीटर का जो मिक्सर था उसमें 0.84 लीटर साल्ट है, ठीक है। साल्ट उड़ेगा नहीं, ठीक है, पानी को उड़ाया है कितने को, 4 लीटर को, तो 12 में से 4 गए, 8 बच गए भाई, ठीक है। 8 लीटर का घोल बच गया। तो 8 लीटर में से बताना है भाई, जो 8 लीटर में से बताना है जो साल्ट का प्रतिशत कितना है भाई। तो 8 लीटर में से बताना, तो नीचे लिखूंगा 8, ठीक है, और मल्टीप्लाई करूंगा 100 से भाई। तो यहाँ से 100 होकर हमारे पास क्या आ गया, 10.5%, 10.5% घोल है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, 50% अम्लीय 9 लीटर दरों में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए भाई, ठीक है। कि 50% अम्लीय 9 लीटर दरों में कितना पानी मिलाया जाए भाई। पानी मिलाना है किसमें, जो 9 लीटर 50% अम्लीय 9 लीटर दरों में, ठीक है, पानी मिलाना है
जो कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। भाई 9 लीटर का है, 9 लीटर का गोल है भाई, ठीक है। 9 लीटर दरों का मतलब मिक्सचर है, ठीक है। इसमें क्या क्या मिला है, एसिड और पानी मिला है भाई, एसिड और वाटर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो 50% है ना वो एसिड है भाई। अब देखो किसी भी चीज़ का मैं 50% निकालूंगा, अगर मैं देखो 9 का 50% निकालूंगा तो आप बता सकते हो कि आधा होगा भाई इससे डायरेक्ट इसका, ठीक है। किसी भी चीज़ का अगर 50% निकालते हो तो आधा होता है, तो कितना हो जाएगा, 4.5 हो जाएगा। 9 का आधा 4.5। देखो अगर मैं इसका 50% निकालूंगा, 9 का 50%, तो 50% का मतलब क्या होगा, आधा होगा भाई, ठीक है। इसका आधा कितना होगा, 4.5 भाई। 9 का आधा 4.5 होता है ना। अच्छा ठीक है, ये क्या है, ये है एसिड भाई, ठीक है। अच्छा इस मिक्सचर में दो चीज़ है, एक तो पानी है और एक एसिड है। तो वाटर कितना रहेगा, अगर 4.5 जो लीटर एसिड है तो वाटर कितना होगा, वाटर भी 4.5 लीटर होगा भाई, ठीक है। अच्छा देखो अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं बता देता हूँ, 9 का 50% कितना होता है भाई, ठीक है। देखो 50 दूनी 100, 2 से मैं इसको सोल्व करूँगा तो 4.5 आएगा भाई, ठीक है। 4.5 लीटर आएगा भाई, ठीक है। इस मिक्सचर में तो 4.5 लीटर वो तो है एसिड भाई, और जो वाटर है वो भी 4.5 लीटर है भाई, ठीक है। अब अच्छा, अब क्या मिलाना, क्या है, अब मिलाना है लीटर में कितना पानी मिलाया जाए। पानी मिलाना भाई, कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता, हमें नहीं पता भाई कितना पानी मिलाया, हमने मान लिया x लीटर पानी मिला दिया भाई, ठीक है। हमें नहीं पता, हमने मान लिया x लीटर पानी मिला दिया, ठीक है। तो क्या कह रहा है, x लीटर पानी मिलाने के बाद जो अम्लीय सांद्रता है, जो एसिड है वो 30% रह जाए, जो मिलाने के बाद जो एसिड है वो 30% रह जाए। 30% की फ्रैक्शन कितनी है भाई, कितनी होगी, 3/10 भाई। अगर मैं मान लूँ जो मिक्सर है, कुल मिक्सर वो 10 है, तो उसमें जो 3 है वो एसिड होगा। अगर 3 एसिड है तो 7 क्या होगा, वाटर होगा भाई। अगर कुल मिक्सचर 10 का है, कुल मिक्सचर 10 है, ठीक है, तो 3 क्या होगा, एसिड, और बचा हुआ 7 क्या है, वाटर भाई, ठीक है। तो एसिड के सामने मैं एसिड लिख दूंगा 3/7, ठीक है। वाटर के सामने वाटर लिख दिया, आया ना समझ। अगर कुल मिक्सचर देखो वो कह रहा है कि जो एसिड है ना, ये करने के बाद अगर पानी मिलाने के बाद जो एसिड है वो 30% रह जाए भाई, तो 30% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 3/10, ठीक है। अगर मैंने बता रखा है कि जो बेस में जो वैल्यू होती है, आधार में वैल्यू होती है, वो क्या होती है, इस क्वेश्चन के बारे में हम बता रहे हैं, वो उसका वास्तविक मान होती है भाई, ठीक है। अगर वो कुल मिक्सचर, अब मिक्सचर की बात हो रही है, कुल मिक्सचर 10 है तो 10 में से 3 तो है एसिड भाई, और जो 10 में से 3 एसिड है तो 7 बच गया, 7 क्या होगा फिर, वाटर होगा। वाटर के सामने वाटर लिख दिया और एसिड के सामने एसिड लिख दिया भाई। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई। अब देखो 3 से ही कट जाएगा, यहाँ पर कितने पे कट जाएगा, 1.5 बार कट जाएगा। देखो वैसे तो अगर पॉइंट को ना देखूँ तो 15 3 45, 15 पे कट जाएगा। और क्या लिखा है, एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, मैं एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दूंगा तो 1.5 आ गया भाई, ठीक है। अब करो क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 पे कटा ना, 3 एकम 3 और ये 1.5 पे, ठीक है। अब ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा और ये इस तरफ, ठीक है। अब देखो ये इस तरफ जाएगा तो 15 7 105 भाई, ठीक है। इसका मतलब 10.5 आ गया भाई, ठीक है। 15 7 105 होता है, तो एक अंक छोड़कर पॉइंट लगाऊंगा तो एक अंक छोड़कर लगाऊंगा तो 10.5 होगा भाई, ठीक है। अच्छा ये उस तरफ जाएगा तो कितना होगा, 4.5 प्लस x भाई, ठीक है। अब 4.5 है, ये इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का, इक्वल टू किस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा भाई, -4.5 इक्वल टू x भाई। अगर 10.5 में से 4.5 माइनस करूँगा भाई तो कितना आएगा, 6 आएगा भाई, 6 बराबर है x भाई, ठीक है। तो क्या क्या आंसर होगा हमारा, x की वैल्यू कितनी है हमारी, 6, तो आंसर क्या होगा हमारा, 6 लीटर भाई, ठीक है। कितना पानी मिलाया जाएगा, 6 लीटर भाई, आया समझ। अगर 6 लीटर में पानी मिला दूंगा तो जो एसिड है वो 30% रह जाएगा भाई, ठीक है। अगर मैं 6 लीटर इस मिश्रण में पानी मिला दूं तो जो हमारा एसिड है वो 30% रह जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 भाई,
42 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या दिया गया है, 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है भाई। 300 ग्राम एक घोल है भाई, ठीक है, 300 ग्राम घोल है, उसमें क्या दिया गया है कि घोल में 40% चीनी है भाई। तो 300 का 40% निकाल दूंगा तो मेरे पास एक्चुअल पता लग जाएगा चीनी की मात्रा कितनी है भाई। 300 का 40% कितना होता है भाई, 2 0 2 0 4 3 12, ठीक है, 112 ग्राम शुगर है भाई, ठीक है, 112 ग्राम शुगर है। तो ठीक है, अगर 300 ग्राम कुल घोल है, 100 ग्राम 20 ग्राम अगर चीनी है, तो इसमें पानी की मात्रा कितनी होगी भाई, ठीक है, चीनी तो 120 है और 300 में से मैं 120 माइनस कर दूंगा तो 180 भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया है, इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए भाई, चीनी मिलानी है, ठीक है, ये शुगर है, ये चीनी सॉरी ये शुगर है, ये वाटर है भाई, ठीक है, इसमें चीनी मिलानी है, हमें नहीं पता कितनी मिलानी भाई, हमने मान लिया कि x ग्राम चीनी मिलानी है भाई, ठीक है। तो x ग्राम चीनी मिलाने के बाद क्या कह रहा है कि जो नया घोल होगा वो 50%, उसमें 50% चीनी होनी चाहिए भाई, जो नया घोल होगा उसमें 50% चीनी होनी चाहिए भाई। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 1/2 भाई, ठीक है। अगर कुल मिक्सचर 2 है, ठीक है, तो उसमें से जो एक है वो चीनी होगी भाई, ठीक है। अगर कुल मिक्सचर 2 है, ठीक है, तो उसमें से एक चीनी होगी, ठीक है, और एक ही बचेगा, तो एक ही क्या होगा, एक वाटर होगा भाई, ठीक है। चीनी के सामने चीनी लिख दी भाई, वाटर के सामने वाटर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बता दिया था मैं, 2-3 क्वेश्चन करा दिया, जल्दी जल्दी करेंगे भाई यहाँ से, ठीक है। 120 की प्लस मल्टीप्लाई करूँगा मैं 21 से, इसमें 120 प्लस एक्स इक्वल टू 180 की करूँगा इस साइड मल्टीप्लाई 1 से 180 भाई, ठीक है। अब देखो 120 प्लस का उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू 180 माइनस 120 भाई, ठीक है। x बराबर है कितना आएगा भाई, 180 में से 120 गए 60 भाई, ठीक है। तो 60 ग्राम चीनी मिला दूंगा ना मैं, तो जो हमारा जो घोल है उसमें 50% चीनी हो जाएगी भाई। अगर मैं 60 ग्राम चीनी मिला दूँ और तो इस घोल में चीनी की परसेंटेज 50% हो जाएगी भाई, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 43 भाई। क्या दिया गया है, 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है भाई। 3 लीटर चीनी के घोल में भाई, 3 लीटर का घोल भाई, 3 लीटर, ठीक है, चीनी के घोल में 40% चीनी है भाई। 40%, 3 का 40% कितना होगा भाई, बताओ। 1 0 से 1 0 कैंसिल, ठीक है, 4 3 12 भाई, 1.2, ठीक है। कितनी है चीनी, 1.2 लीटर भाई, 1.2 लीटर चीनी है भाई। देखो कुल घोल है वो 3 लीटर का भाई, उसमें चीनी है जो शुगर है वो कितनी है, 1.2 भाई। अच्छा, इसके बाद क्या बोला गया है, इसके बाद कहा गया है कि इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी भाई, ठीक है। देखो जो पानी मिलाऊंगा वो तो पूरे मिक्सचर में बनेगा, चीनी पर तो कोई असर पड़ेगा नहीं, चीनी तो इतनी बनी रहेगी हमारी, ठीक है, जितनी है, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि 1 लीटर और पानी डाल दूँ इसमें, पानी इस घोल में 1 लीटर पानी मिला दूँ तो कुल घोल कितने लीटर का हो जाएगा, 4 लीटर का। चीनी में कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चीनी तो उतनी रहेगी, पानी बढ़ेगा, या मैं कहूँ पूरा जो मिश्रण है वो बढ़ेगा, मिक्सचर है वो बढ़ेगा, ठीक है। 3 लीटर से 4 लीटर हो जाएगा। तो उसमें पूछिए कि जो चीनी की जो परसेंटेज है वो कितनी होगी, तो मैं बता दूंगा। अब कितना घोल हो गया, 4 लीटर का भाई, और चीनी की मात्रा कितनी है, 1.2 भाई, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10, ठीक है। और कितने में से पता नहीं भाई, 4 लीटर में से परसेंटेज गुणा 100, ठीक है। 4 लीटर में से क्यों, क्योंकि पहले 3 था, 1 लीटर पानी और डाल दिया, तो कुल मिश्रण कितना हो गया, 4 लीटर। अब सोल्व कर लो भाई, 25 पे, ठीक है, पापा 25, 5 दूनी 10 भाई, 2 6 12 भाई, तो हमारा आ गया भाई 30, क्या दिया गया था, परसेंट भाई, हाँ परसेंटेज पूछी थी ना। अब की चीनी जो है मिलाए जाने पर नए घोल में कितने परसेंट चीनी होगी, 30% होगी भाई चीनी, ठीक है।
क्या दिया गया था, 3 लीटर का कोई मिक्सचर था भाई, ठीक है। उसमें चीनी कितनी थी, 40%। कितनी होगी 40%, 1.2 लीटर चीनी थी भाई, ठीक है। अब क्या किया, उस घोल में 1 लीटर पानी डाल दिया, तो घोल कितना होगा भाई, 3 लीटर से बढ़कर 4 लीटर होगा। चीनी पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, चीनी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो चीनी तो उतनी है हमारी 1.2 लीटर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो गोल है कितना हो गया, 4 लीटर भाई। अब परसेंटेज बतानी है, कितने गोल पर, 4 पर भाई, तो 1.2 बटे में 4 गुणा 100 भाई, तो 30% होगी भाई चीनी की मात्रा। क्वेश्चन नंबर 44 भाई। क्या दिया गया है, चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है भाई। घोल है चीनी और पानी का, कितने लीटर का, 12 लीटर का भाई, 12 लीटर का घोल है भाई, ठीक है। किस किस का भाई, चीनी का और पानी का, जिसमें 4% चीनी है भाई। तो भाई 12 का 4% कितना होगा, 0.84 होगा, पीछे भी किया था ना, सॉरी 12 चौक 0.48 होगा भाई, ठीक है, ठीक है। 12 चौक 48, नीचे 2 जीरो है तो उसके नाम के पॉइंट लगा दूंगा, 2 अंक छोड़कर भाई, ठीक है। तो क्या दिया था, घोल में चीनी 4% चीनी है भाई। चीनी है जो शुगर है वो कितनी है भाई, 0.48 लीटर भाई, ठीक है। शुगर कितनी है भाई इस घोल में, 0.48 लीटर। अच्छा, इसके बाद क्या दिया गया है, घोल को गर्म करके वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया गया भाई, उड़ा दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बताओ, पानी उड़ा दिया, चीनी कम होगी या नहीं, चीनी क्यों कम होगी भाई, उड़ाया तो पानी है तो चीनी कम क्यों होगी, ये बताओ। पानी उड़ाया है तो ठीक है, मिक्सर कितने का था, 12 लीटर का, ठीक है। तो 2 लीटर उड़ा दिया तो बच कितना गया, 10 लीटर का, ठीक है, 10 का बच गया भाई। अब मिक्सर कितना बच गया, 10 लीटर का भाई, ठीक है, 10 लीटर का मिक्सर बच गया भाई। अच्छा, आगे क्या दिया है, वाष्प 2 लीटर पानी उड़ा दिया, शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है। सिंपल है भाई, शेष घोल कितने लीटर का है, 10 लीटर का। चीनी तो सेम हमारी, सेम क्वेश्चन अभी कराया था मैंने 43, ठीक है, 48 अपॉन, अब 10 लीटर घोल है ना, इंटू 100 भाई, ठीक है। ये पॉइंट डालूंगा मैं तो नीचे 2 जीरो लगेंगी भाई, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 4.88% चीनी है भाई, चीनी पूछिए ना, हाँ 4.8% चीनी है भाई इस घोल में, ठीक है। आया भाई समझ, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ आया होगा। लग गया पता कितने लीटर चीनी है, कितने परसेंट चीनी है घोल में, 4.8% है, कुछ नहीं था। 12 लीटर का घोल था, ठीक है, 12 लीटर में 4% क्या थी, चीनी थी, तो कितनी थी मेरे पास एक्चुअल में, 0.48 लीटर चीनी होगी भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया कि 2 लीटर जो है पानी को उड़ा दिया गया भाई, ठीक है, घोल में से जो पानी को उड़ा दिया गया, कुल घोल था 12 लीटर का, 12 लीटर में से 2 लीटर उड़ा दिया गया, तो कितना घोल बचा, 10 लीटर, ठीक है। अब 10 लीटर में पूछी है कि चीनी की परसेंटेज कितनी है भाई, ठीक है, कितने लीटर में बतानी है, 10 बची है भाई, ठीक है। अब मैं कर दूंगा भाई 4.8 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 100 से करूँगा परसेंटेज के लिए, इसको ये पॉइंट हटाऊंगा तो बटे 100 करूँगा, ठीक है, क्योंकि 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा हुआ था, 2 जीरो लगाऊंगा नीचे, इसको सोल्व करूँगा तो 4.8% आ जाएगी चीनी की मात्रा भाई 10 लीटर के घोल में। क्वेश्चन नंबर 45 भाई, क्या दिया गया है, 40% एल्कोहल के 5 लीटर विलियन या सॉल्यूशन, ठीक है, विलियन को भाई हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। सॉल्यूशन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलियन में एल्कोहल की मात्रा कितनी होगी भाई। 5 लीटर का विलियन दिया गया है भाई, यानी 5 लीटर का सॉल्यूशन है भाई, 5 लीटर का कोई सॉल्यूशन दिया गया है। इसमें क्या क्या है भाई, इसमें 40% तो एल्कोहल भाई, 5 का 40% कितना होगा भाई बताओ, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है, 5 के 20 बटा 10 भाई, ठीक है, 2, ठीक है। तो 2 लीटर क्या है भाई, इसमें 2 लीटर क्या है, 2 लीटर है 2 लीटर है एल्कोहल भाई, ठीक है,
L। ठीक है, देखो 5 का 10% कितना होता है भाई 0.5। ठीक है, 5 का 20% कितना होगा 1 भाई, और 5 का 4% कितना होगा ना, सॉरी 5 का 40% कितना होगा भाई 2 भाई। ठीक है, अच्छा 2। ठीक है, 2 लीटर क्या है इसमें अल्कोहल भाई, 5 लीटर के जो मिक्सचर है उसमें 2 लीटर अल्कोहल है। ठीक है, अच्छा अब क्या कहा गया है, अब बोला गया है कि 1 लीटर पानी डालने पर, सॉल्यूशन में 1 लीटर पानी डालने पर नए विलयन में अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी भाई। भाई सॉल्यूशन है 5 लीटर का, 1 लीटर और पानी डाल दिया। ठीक है, अब कितने लीटर का होगा भाई ये 6 लीटर का। ठीक है, 6 लीटर का हो गया अब। अच्छा, अब पूछा है कि अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी भाई, कितने % होगी। ठीक है, 2 लीटर था भाई अल्कोहल, तो 2 लीटर है। ठीक है, आप पानी डाल दो, कुछ डाल दो। ठीक है, तो अल्कोहल की मात्रा तो 2 लीटर बनी रहेगी। अब 6 लीटर भी बतानी है भाई, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज बतानी है ना। अब 6 लीटर में अल्कोहल की कितनी % है भाई, 2 तिया 6 और 100/3, तो 3 तिया 9, 33 से ही 1/3% है भाई अल्कोहल की मात्रा 6 लीटर सॉल्यूशन में। आया भी यहाँ तक, कितनी भाई 6 लीटर सॉल्यूशन में, 6 लीटर सॉल्यूशन में जो अल्कोहल की मात्रा है वो कितने % है भाई, 33 से ही 1/3% भाई। आया दोस्तों समझ यहाँ तक, उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं भाई। क्या दिया है 46 में, 50% अल्कोहल की मात्रा वाले 9 ग्राम सेविंग लोशन में कितने ग्राम पानी मिलाएं कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए भाई। भाई पानी मिलाना है भाई। ठीक है, एक 9 ग्राम की सेविंग लोशन है भाई, एक 9 ग्राम का सेविंग लोशन है भाई। ठीक है, अच्छा 9 ग्राम का सेविंग लोशन है भाई। अच्छा, इसमें 50% अल्कोहल है भाई। अभी मैंने कराया था किसी चीज़ का मैं 50% निकालूंगा तो डायरेक्ट उसका आधा होगा भाई। अब 9 का 50% कितना होगा भाई, 9 का 50% उसका आधा होगा भाई। ठीक है, कितना होगा 9 का आधा भाई 4.5। ठीक है, यहाँ निकाल के भी दिखा देता हूँ भाई, 9 का 50%, 50 दूनी 100 भाई, 2 से इसको काटूंगा 9 को तो 4.5 आ गया भाई। ठीक है, 4.5 ग्राम तो है अल्कोहल भाई। इस सेविंग लोशन में कुल सेविंग लोशन है 9 ग्राम का, इसमें जो 4.5 ग्राम है वो अल्कोहल है भाई। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या दिया है, कितने ग्राम पानी मिलाया जाए कि लोशन में अल्कोहल की मात्रा 30% रह जाए भाई। ठीक है, अब पानी वाटर, अगर देखो 9 ग्राम का लोशन है पूरा तो 4.5 ग्राम अल्कोहल है, तो कितना बचेगा पानी भाई, पानी भी 4.5 ग्राम बचेगा भाई। ठीक है, 4.5 ग्राम अल्कोहल है और 4.5 ग्राम वाटर है भाई। ठीक है, इस 9 ग्राम के सॉल्यूशन में। आया यहाँ तक समझ, 9 ग्राम का सॉल्यूशन था, उसमें 4.5 ग्राम तो अल्कोहल है। ठीक है, और 4.5 ग्राम ही पानी है भाई। ठीक है, अच्छा इसके बाद मिलाना क्या है हमें, हमें मिलाना भाई इसमें मिलाना है पानी। कितने ग्राम पानी, पानी ये है, हमने मान लिया भाई x ग्राम पानी मिला दिया भाई। ठीक है, हमें नहीं पता कितना पानी मिलाना, हमने x ग्राम पानी मिलाया है इसमें। ठीक है, तो मिलाने के बाद x ग्राम पानी मिलाने के बाद क्या कह रहा है कि जो लोशन में अल्कोहल की मात्रा है वो 30% हो जाए भाई। अल्कोहल की मात्रा है वो 30% हो जाए। 30% की फ्रैक्शन होती है भाई 3/10। ठीक है, अल्कोहल की मात्रा मिलाने के बाद, पानी मिलाने के बाद अल्कोहल की मात्रा 30% हो जाए। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10 भाई। 10 अगर मान लो वो सेविंग का कुल मिक्सचर है। ठीक है, कुल मिक्सचर है तो जिसमें 3 जो है वो अल्कोहल है भाई। ठीक है, और 7 क्या है, पानी है भाई। ठीक है, तभी तो 10 होगा ना कुल मिक्सचर में। अगर 3 में मान लूँ, अगर अल्कोहल है और 10 और 7 पानी है भाई। ठीक है, इक्वल टू 3/7 भाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, कर दो भाई।
3 से मैं इसको काट दूंगा यहाँ से, 1.5 बार कटेगा भाई। ठीक है, अभी भी बताया था जस्ट 2-3 क्वेश्चन पहले कैसे काटते हैं। अच्छा, अब इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर भाई, तो 15 और 7 की 1.5 की और 7 की करूँगा तो 10.5 आएगा भाई। ठीक है, अच्छा इसकी इधर करूँगा तो इक्वल टू 4.5 प्लस एक्स भाई। ठीक है, अब ये इस साइड आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10.5 माइनस 4.5 भाई इक्वल टू एक्स भाई। 10.5 में से 4.5 जाएंगे तो कितना बचेगा भाई, 6 बचेगा भाई। 6 एक्स, 6 की एक्स की जो वैल्यू है वो 6 है भाई। हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था कि कितना पानी मिलाया जाए भाई। 6 ग्राम पानी मिलाऊंगे तो क्या होगा, तो 30% जो वो अल्कोहल है उसकी मात्रा हो जाएगी भाई। ठीक है, 6 ग्राम अगर पानी मिला दूँ मैं इस शेविंग लोशन के घोल में, तो जो अल्कोहल है वो कितने परसेंट हो जाएगा भाई, 30% हो जाएगा भाई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 भाई। सोने तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना है भाई। भाई 50 ग्राम है, वो एक मिश्र धातु है, उसमें क्या क्या है भाई, इसमें क्या क्या दिया गया, सोना, गोल्ड लिख देता हूँ भाई, गोल्ड और चांदी भाई, सिल्वर भाई। ठीक है, अच्छा सिल्वर, तो क्या कहा गया कि सोना तथा चांदी की 50 ग्राम मिश्र धातु में भार के रूप में 80% सोना भाई, 80% सोना। 50 का 80% कितना होगा भाई, देखो 50 का 80% कितना होगा, 40 भाई। ठीक है, अगर मान लो 40 ग्राम गोल्ड है तो 10 ग्राम सिल्वर होगा। ठीक है, अगर 50 ग्राम का दोनों मिश्र धातु हैं, ठीक है 50 ग्राम में दोनों हैं, गोल्ड भी और सिल्वर भी। अगर मैं आपसे कह दूं कि 40 ग्राम उसमें गोल्ड है तो सिंपल बात है 10 ग्राम सिल्वर रहेगी। ठीक है, अच्छा आगे क्या कहा गया कि इस धातु में कितना सोना, भाई सोना मिलाना है, सोना मिलाना है भाई। ठीक है, 40 प्लस एक्स, ठीक है अपॉन में 10 भाई। ठीक है, ये चांदी और ये सोना भाई, सोना मिलाना है। कितने ग्राम मिलाना भाई, 40 तो था ही, 40 ग्राम था ही, हमें नहीं पता कितना मिला, हमने मान लिया एक्स भाई। ठीक है, अगर आप इसको पलट भी सकते हो दोस्तों, ये कोई ये नहीं है कि ये सोना मैंने ऊपर लिखना ये नीचे लिखना, सेम आएगा। मैं जो इक्वल टू में है ना, जो फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो जो सामने है ना, सोने के सामने सोने की लिखनी है और चांदी के सामने चांदी की लिखनी है। ये जरूरी नहीं है कि ये ऊपर आ गया ये नीचे आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप ऊपर भी लिख सकते हो नीचे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, ध्यान रखना कि मिलाना किस में है। ठीक है, मिलाना क्या है और किस में मिलाना है। ठीक है, क्या मिलाना है, सोना मिलाना है भाई, हमें नहीं पता कितना है। ठीक है, हमने एक्स ग्राम मान लिया, एक्स ग्राम मिलाना है सोना। मिलाने के बाद क्या कह रहा है कि कितने परसेंट, कि इस कितना सोना और मिलाया जाए कि मिश्र धातु में 95% सोना हो जाए भाई। अच्छा 95% सोना हो जाए भाई। भाई इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, अब मैं इसको काटूंगा नहीं भाई। ठीक है, डायरेक्ट लिख दूंगा भाई 95/100 भाई। ठीक है, अगर मान लो 100 का मिक्सचर है कुल, ठीक है मिश्रण वो 100 का है, 100 ग्राम का है, उसमें से जो 95 है वो तो होगा सोना भाई। ठीक है, और बचा 5 वो क्या होगी, चांदी भाई। और सोने के सामने में सोने लिख दूंगा भाई। ठीक है, और अपॉन में चांदी कितनी रहेगी भाई, देखो अगर 95 सोना है तो कुल मिश्रण 100 का है तो 5 चांदी होगी भाई। ठीक है, अब कर लो भाई सोल्व इसको, मल्टीप्लाई करके यहाँ से मैं इसको काट दूंगा भाई, 19 पे कट जाएगा, 19 5 95। ठीक है, अब कर लो भाई इसको सोल्व, ये यहाँ पे 1 पे कटेगा, 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 40 प्लस एक्स इक्वल टू, ये इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई होगी 10 और 19 की मल्टीप्लाई 190 भाई। ठीक है, अब देखो x ये इस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 190 माइनस 40 भाई। ठीक है, x की वैल्यू है हमारे पास 150। ठीक है, क्या पूछा था,
मेरे से पूछा था कि कितना इस धातु में कितना सोना मिला जाए। भाई 150 ग्राम सोना अगर मैं मिला दूंगा, ठीक है, 150 ग्राम सोना अगर मैं मिला दूंगा तो जो सोने का परसेंटेज है वो कितना होगा इसमें मिश्र धातु में 95% हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 48। क्या दिया गया है, सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। ठीक है, तो घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। दोस्तों तीसरे पार्ट में भी मैं आपको ये कंसेप्ट बता चुका हूँ। ठीक है, मैंने बताया था, क्या बताया था, मैंने ये कहा था कि घटा हुआ मूल्य होता है ना उसमें सामान ज़्यादा आता है भाई। ठीक है, घटे हुए मूल्य में सामान ज़्यादा आता है। कैसे, देखो मैं फिर थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ आपको। जैसे मैं आपसे कहूँ आपके जेब में 100 रुपये भाई, ठीक है, और बाहर से भी बिक रहे हैं भाई 25 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है, देखो आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दो भाई। ठीक है, अगर आपके जेब में 100 रुपये भाई, ठीक है, ठीक है, और आपको पता लगा कि बाहर जो सेब है वो बिक रहे हैं 25 रुपये किलो के हिसाब से। ठीक है, तो आप कितने किलो सेब ले आओगे भाई 100 रुपये में, तो 25 चौके 100 आपको होगी जी मैं 4 किलो सेब ले आऊँगा, ले आओगे। अच्छा, सेम कंडीशन दूसरे पार्ट में क्या करेंगे, जैसे 100 ही रुपये आपके पास, आपको पता लगा कि उस साइड है ना जो वो सेब है जो कम रेट में बिक रहे हैं। कितने कम रेट में भाई 20 रुपये किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। 100 रुपये में आप 20 रुपये किलो के हिसाब से कितने सेब ले आओगे, 20 पंजे 100 भाई, 5 किलो ले आओगे। ठीक है, तो ये देखो 25 था पहले, मूल्य घटकर कितना हो गया 20, क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी ना। देखो अगर मैंने आपसे क्या कहा था, घटे हुए मूल्य में सामान ज़्यादा आता है भाई, घटे हुए मूल्य में सामान है वो ज़्यादा आता है। देख लो यहाँ पे 25 था, घटकर मूल्य 20 हो गया तो सामान ज़्यादा आ गया 5। यहाँ कितना सामान आ रहा था 4, मूल्य घटा 20 हुआ तो सामान कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, 5 किलो आ गया भाई। अगर मैं आपसे कहूँ आप इस अंतर को कैसे दिखाओगे भाई, अगर मैं आपसे कहूँ एक पूरे फॉर्मेट में इस अंतर को दिखाना हो, पहले अंतर बताओ आया कितना। देखो यहाँ 4 किलो लेके आ रहा था वो सेब, यहाँ 5 किलो ले आया, तो कितने फालतू किलो लेके आया, 1 किलो फालतू ले आया, 1 किलो लेके आया ना। तो मैं कहूँ इसको आप प्रॉपर फॉर्मेट में दिखाओ कि आप इस डिफरेंस को कैसे दिखाओगे, तो आप क्या करोगे, घटे हुए मूल्य को, ये ध्यान रखना दोस्तों, घटे हुए मूल्य को बढ़े हुए मूल्य में से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास अंतर आ जाएगा 1 किलो सेब का। ठीक है, देखो कैसे, देखो 100/20 माइनस 100/25 भाई। ठीक है, ये घटा हुआ मूल्य मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, और माइनस कर दिया ये जो बड़ा हुआ मूल्य था भाई, ये लिख कर दिया। ठीक है, अब काटो 20 पंजे 100, 25 चौका 100, तो बचा क्या आपके पास 5 माइनस 4 1 आ गया ना, 1 किलो, 1 का अंतर आ गया ना। डिफरेंस ही बताना था मेरे को। अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया ना तो सेम कंसेप्ट लगेंगे। अब 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा मैं इस पे कंसेप्ट पे बेस, आप ट्रिक से की बजाय ये जो बेसिक कंसेप्ट करोगे ना तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आने वाला भाई। ठीक है, 1-2 बार करते ही आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा। 2-3-10 सेकंड लगेंगे बस मैक्सिमम करने में। अब मेरे को खोल के बतानी पड़ रही है तो थोड़ा टाइम लग रहा है भाई, ये मत सोचो कि मतलब ज़्यादा टाइम लग रहे हैं, मैं धीरे धीरे आपको सारी बातें क्लियर कर रहा हूँ भाई। ठीक है, इसलिए तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, वरना मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करके सीधा निकल जाता है यहाँ से। तो ये कंसेप्ट आ गया समझ। घटे हुए मूल्य में सामान हमेशा अधिक आता है भाई। देखो घटा हुआ मूल्य था 5 किलो लेके आया था, बढ़े हुए मूल्य में सामान कम आता है 4। अब इसको अंतर को मैंने कैसे दिखाया, जो घटा हुआ मूल्य था मैंने आगे लिखा, ठीक है, और बढ़ा हुआ मूल्य था वो पीछे लिखा भाई। 5 माइनस 4 1 का अंतर आ गया ना। ठीक है, सेम कंसेप्ट यूज करना है यहाँ पे। देखो देखो क्या दिया गया था, सेब के मूल्य में 25% की कमी, 25% की कमी भाई, 25% की कमी है तो एरो नीचे करूँगा। ठीक है, 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है भाई, 1/4 भाई। बताया था ना फर्स्ट वीडियो में, फ्रैक्शन आपको याद कराई थी, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी 1/4। अच्छा, अगर किसी को नहीं आई निकालनी तो देखो मैं बता देता हूँ। देखो 25% है ना, परसेंट आऊँगा तो बटे 100 करूँगा,
तो 25 एक कम 25, 25 चौका 100, ठीक है, ये आई फ्रैक्शन। मैंने बताई थी, एक बार फर्स्ट वीडियो जाके देखो आप, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर उसका जो वास्तविक मूल्य वो अगर 4 है, वास्तविक मूल्य है सेब का वो 4 है, ठीक है। तो पहले अगर उसका मूल्य 4 था तो अब घटकर कितना रह गया भाई, एक माइनस होगा ना, एक घट गया ना। देखो माइनस की फ्रैक्शन है, मतलब कमी की फ्रैक्शन है, कम हुई है ना। तो अगर उसका पहले 4 था तो घटकर कितना रह गया भाई, अब 3 रह गया होगा भाई उसका मूल्य, ठीक है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि वास्तविक मूल्य है भाई सेब का? नहीं। अगर वास्तविक मूल्य नहीं है तो ये क्या दिया गया है भाई, मूल्य का रेशियो दिया गया है, ठीक है। अगर मूल्य के रेशियो में मैं किसी भी वेरिएबल की गुणा कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो मूल्य था उसकी वास्तविक वैल्यू आ जाएगी भाई, ठीक है। अगर मैं इस रेशियो में, मूल्य के रेशियो में किसी वेरिएबल x मान लिया मैंने, वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो मूल्य होगा उसकी वास्तविक वैल्यू पता लग जाएगी भाई, ठीक है। अच्छा आया ना समझ? 25% की कमी होगी भाई सेब के मूल्य में, ठीक है। 25% की फ्रैक्शन 1/4 भाई, ठीक है, कमी हुई है। पहले अगर 4 था सेब का, ठीक है, अगर मूल्य 4 था तो घटकर कितना रह गया, 3 रह गया भाई। ये रेशियो दी हुई है हमें, ठीक है। तो मैंने इसके साथ वेरिएबल जोड़ दिया भाई, ठीक है, वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा अब देखो मैंने क्या बताया था, वो कंसेप्ट याद रखना, अब ये बताया था इधर, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या गया गया कि एक ग्राहक को कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। देखो यहाँ 1 मिल रहा था, इस क्वेश्चन में क्या गया है कि 2 किलोग्राम अधिक मिल रहे हैं। कैसे लिखूंगा मैं, घटे हुए मूल्य को पहले और बढ़े हुए मूल्य को बाद में, तो उसका अंतर कितना है, 2 किलोग्राम सेब का, ठीक है। देखो घटा हुआ मूल्य 240 रुपये में, 240 रुपये में, इसमें घटा हुआ मूल्य कौन सा, ये है ना, इसमें सामान ज़्यादा मिलेगा भाई, ठीक है, इसमें सामान की क्वांटिटी ज़्यादा होगी भाई, ठीक है। घटा हुआ मूल्य 3x, तो इसको मैं लिखूंगा आगे। सेम देखें यहाँ लिखा था मैंने, घटा हुआ मूल्य यहाँ घट के आया था तो मैंने लिखा था आगे, इसमें ज़्यादा ले रहे थे हम, 20 5 100 5 किलो ले रहे थे, ठीक है। सेम इस कंसेप्ट पे है, घटा हुआ मूल्य मैंने आगे लिख दिया, ये लिख दिया भाई आगे। एक बार समझ लोगे ना आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ये भूलने का नहीं है। ट्रिक करोगे रटोगे, कई तरीके हैं, ट्रिक से करोगे रटोगे भूल जाओगे एग्जाम में। एक चीज़ ध्यान रखो बस, ये इस कंसेप्ट को याद रखो, कितने भी क्वेश्चन आ जाए, किसने भी घुमा फिरा के दे दे, आप कर लोगे भाई, ठीक है। घटा हुआ मूल्य ये याद रखना, बस घटा हुआ मूल्य आगे लिखना है, ठीक है, माइनस बढ़ा हुआ मूल्य, ठीक है। 240 माइनस 240/4x भाई, ठीक है। अब कितना ज़्यादा खरीद रहा है वो, 2 किलोग्राम अधिक सेब खरीद रहा है भाई, 2 किलोग्राम से अधिक है। बस अब सोल्व करना, कर लो भाई, सिंपल, अब खत्म हो गया क्वेश्चन। 3 8 24 भाई, ठीक है, 4 6 24 भाई, ठीक है। नीचे x है, बेस समान है, ठीक है, बेस समान है तो ऊपर माइनस हो जाएगी भाई इनकी, 80 माइनस 60 20 भाई, ठीक है, अपॉन में x इक्वल टू 2 भाई, 2 से 10 पे x इधर जाएगा, एक पे कटा ना, 2 एकम 2 2 दाएँ 20 भाई, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10 आ गई भाई, ठीक है। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो अगला क्वेश्चन स्पीड से करेंगे भाई, इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो 240/3x 240/4x, मैंने क्या किया, 80/x माइनस 60/x बराबर है 2 भाई, ठीक है। अब देखो अगर बेस समान है ना तो मैं डायरेक्ट ऊपर से घटा सकता हूँ। अब अगर बेस समान है, अगर बेस समान नहीं होता तो मैं एलसीएम लेता फिर माइनस करता, अगर बेस सेम है ना तो मैं ऊपर से डायरेक्ट माइनस कर सकता हूँ भाई। 80 में से 60 गए, सॉरी 80 में 60 गए, 20 बचेंगे भाई, ठीक है, 20/x, ठीक है, इक्वल टू 2 भाई, ठीक है। अब देखो ये x उस साइड जाएगा तो यहीं के ये काट लो, 2 एकम 2 2 दाएँ 20 भाई, ठीक है, ये 10 यहीं रहेगा और x इस साइड जाकर इस साइड चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी भाई, तो 10 बराबर है x, ये से आई भाई, ठीक है, x की वैल्यू 10 आई। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में कि घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य ये है, ये है ना घटा हुआ मूल्य, तो 3 x की कितनी वैल्यू आई है, 10 भाई, 30 रुपये हो जाएगी भाई। घटा हुआ मूल्य कितना आया भाई, 30 रुपये, ठीक है भाई। यहाँ तक ये आंसर होगा हमारा।
और प्रारंभिक मूल्य पूछे तो इसमें 4 गुना 10 की मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 हो जाएगा भाई। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, घटा हुआ मूल्य। ठीक है, घटा हुआ मूल्य कितना होगा हमारा 30। अच्छा, इसमें घटा हुआ मूल्य प्रति ग्राम कितना, हाँ अच्छा 30 रुपये प्रति किलोग्राम है भाई। ठीक है, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, अगर प्रारंभिक पूछे तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम, घटा हुआ पूछा तो ये आंसर होगा हमारा भाई। ठीक है, आया दोस्तों, समझिए, उम्मीद करते हैं भाई आया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं भाई। देखो भाई, भाई ये प्रीवियस क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ये मत समझना कि मैं अपने आप से बना रहा हूँ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 2 बुक से निकाल कर तब मैं आपके सामने ये करा रहा हूँ भाई। ठीक है, एक तो RS अग्रवाल, एक राकेश यादव, जो बुक है ना, उन दोनों का मिक्सअप करा रहा हूँ भाई। ठीक है, चलो भाई 49 देखो भाई। यदि मिटाने वाली रबड़ों के भाव में 25% कमी हो, सेम कंसेप्ट है, सेम क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा डिफरेंस है भाई बस। देखो क्या कहा गया कि यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी हो भाई, 25% की कमी है भाई। कमी है तो मैं एरो नीचे करूँगा भाई, मेरे को पता लग जाएगा 25% कमी हुई है। ठीक है, परसेंट की भाई। इसकी फ्रैक्शन मैंने अभी बताई थी, जस्ट 1/4 भाई। ठीक है, अगर ये वास्तविक मूल्य है भाई, ठीक है, तो 4 था, अब घटकर कितना रह गया भाई, 1 घट गया तो 3 रह गया होगा। देखो कमी हुई ना, 25% की कमी हुई है किसमें, मिटाने वाले रबड़ों के भाव में। मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% की कमी हुई है भाई। 25% की फ्रैक्शन लिख दी 1/4। अगर भाई अगर उसका मूल्य 4 था तो घटकर 1 घटकर कितना रह गया भाई, 3। ठीक है, पहले अगर 4 था तो अब घटकर कितना रह गया है, 3। ठीक है, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये रेशियो दी है। अगर मैं इसके साथ किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास जो वास्तविक मूल्य है उसकी वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा, अब सेम कंसेप्ट मैंने क्या कहा था, घटा हुआ मूल्य पहले और माइनस में बढ़ा हुआ मूल्य इक्वल टू अंतर। ठीक है, अच्छा अब क्या दिया गया कि कोई व्यक्ति 1 रुपये में भाई, 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता भाई। 1 रुपये में 2 रबड़ और अधिक खरीद सकता भाई। तो मैं लिखूंगा पहले घटा हुआ मूल्य 1/3x माइनस में 1/4x, ये बढ़ा हुआ मूल्य भाई। ठीक है, इक्वल टू कितना दिए गए हैं, 2 भाई। 2 रबड़ अधिक खरीद सकता है ना भाई। सेम क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल जो 48 किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो। ठीक है, अब देखो, अब मैं घटा नहीं सकता। देखो अब मैं घटा नहीं सकता, अब मैं एलसीएम लूँगा भाई, क्यों बेस सेम नहीं है ना, सेम अलग अलग है। तो अब सेम करूँगा तो मैं इसका एलसीएम लूँगा भाई, 12x भाई। ठीक है, अब 3x से मैं 12x को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा मेरे पास है, 4 भाई। ठीक है, और इससे 4x से मैं 12x को डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा, 3 भाई। ठीक है, इक्वल टू 2 भाई। 4 में से 3 गए 1/12x इक्वल टू 2 भाई। ठीक है, अब ये x इस साइड चला जाएगा और 2 इस नीचे आ जाएगा भाई। नीचे आके मल्टीप्लाई करेगा तो 1/24 बराबर x भाई। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 1/24 भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक 1/24 x की वैल्यू आ गई मेरे पास। अच्छा, अब क्या पूछा है मेरे से, तो 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी है भाई। अब एक बात बताओ भाई, 1 रबड़ की कीमत मान लो 5 रुपये है। 1 रबड़ की कीमत 5 रुपये है, तो 20 रुपये में आप कितने रबड़ खरीद लोगे भाई, 20 रुपये में आप कितने रबड़ खरीद लोगे भाई। एक रबड़ की कीमत 5 रुपये है, 4 खरीद लोगे ना। सेम कंसेप्ट यूज़ करूँगा, आप पजल मत होना भाई। ठीक है, 1 रबड़ की कीमत 5 रुपये है और क्या करें, और जो वो है, जो 1 रबड़ की कीमत 5 रुपये है और 20 रुपये में कितने रबड़ लोगे भाई, 4 लोगे भाई आप। ठीक है,
अच्छा, अब कीमत निकालूंगा मैं। 1 रुपये के भाव में रबड़ों की संख्या कितनी है भाई? 1 रुपये के भाव में रबड़ों की संख्या कितनी है, कि वो कह रहा है कि उसने 1 रुपये के हिसाब से 1 रुपये के भाव में कितने रबड़ खरीदे होंगे भाई। पहले खरीदे होंगे भाई, तो पहले क्या था भाव भाई? 4x, ठीक है, 4 था ना। तो 4 में x की वैल्यू पुट करता हूँ भाई, गुणा 1/24 भाई। तो 4 छिके 24, तो 1/6 भाई उसकी पहले कीमत थी भाई ये, ठीक है। तो 1 रबड़ की कीमत कितनी थी भाई? 1/6 थी भाई, ठीक है। अब पूछ रहा है कि 1 रुपये में कितने रबड़ खरीदेगा भाई। देखो 1 रुपये में 1/6 के हिसाब से कितने रबड़ खरीदेगा? 6 उठकर ऊपर जाएगा, ठीक है, गुण बराबर है 6, ठीक है। तो 6 रबड़ खरीदेगा भाई, ठीक है। 1 रुपये में 6 रबड़ खरीदता था भाई पहले वो। आया समझ में यहाँ तक भाई? देखो एक बार फिर रिवाइज करवा देता हूँ आपको, 1 सेकंड। देखो भाई क्वेश्चन क्या दिया गया था, यदि मिटाने वाले रबड़ों के भाव में 25% कमी होगी। 25% की फ्रैक्शन क्या होगी भाई? 1/4। अगर पहले भाव उसका 4 था तो घटकर कितना रह गया? 1 घटकर कितना रह गया? 3 भाई। घटा हुआ मूल्य ये है, प्रारंभिक भाव ये है, ठीक है। इसमें मैं किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो ओरिजिनल भाव था जो उसका रबड़ का, उसकी वैल्यू हो जाएगी भाई मेरे पास, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था? जो घटा हुआ मूल्य है उसको आगे रखेंगे और माइनस करेंगे जो बढ़ा हुआ मूल्य है, ठीक है। 1 रुपये में 2 रबड़ अधिक खरीद रहा हो भाई, ठीक है। तो 1/3x माइनस 1/4x इक्वल टू 2 भाई, ठीक है। अब यहाँ से ये बेस सेम करने बेस सेम होते तो मैं डायरेक्ट घटा लेता, बेस सेम नहीं तो मैं एलसीएम लूँगा भाई, 12x आ जाएगा, ठीक है। इससे इसको डिवाइड करूँगा तो 4 - 3 आ जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ 1/12x इक्वल टू 2 भाई, ठीक है। x उछट जाएगा, ये आ जाएगा 24। एक मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1/24 भाई। अब क्या कहा था इसने? 1 रुपये में प्राप्त रबड़ों की संख्या कितनी थी भाई? 1 रुपये में कितने खरीद रहा था भाई ये पहले? मतलब 1 रुपये में कितना भाव था भाई इसका पहले? 4x, ठीक है। तो 4 में x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो 1/6, ठीक है। उसकी कीमत कितनी थी भाई पहले? 1/6 थी। अब पूछ रहा है कि 1 रुपये में वो कितने रबड़ खरीद लेगा, ठीक है। 1 रुपये में कितने खरीद लेगा भाई? 1 में कितने खरीदेगा? तो 1 से 1/6, 6 उठकर ऊपर चला जाएगा, 6 रबड़ खरीदता था भाई वो, ठीक है, 1 रुपये में पहले। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो दोस्तों कमेंट जरूर करना भाई, मैं दोबारा समझा दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। अगर समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करना, सर ये क्वेश्चन दोबारा समझाओ, मैं दोबारा करवाऊंगा भाई इस क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन उठा के अगर वीडियो में अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करें, मैं आपको दोबारा कराऊंगा भाई। क्वेश्चन नंबर 50 देखो भाई क्या दिया गया है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 33.1/3% की कमी होने पर, कमी हो रही है भाई, एरो नीचे करूंगा भाई मैं, 33.1/3% की, ठीक है। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। यहाँ तक क्लियर? 33/1/3 की मैंने फर्स्ट वीडियो में लिखवाया था, कितनी फ्रैक्शन होती है? 1/3। अगर उस वस्तु का मूल्य पहले 3 था तो घटकर अब कितना रहेगा भाई? 4, ठीक है। ये क्योंकि जो सही ओरिजिनल वैल्यू है वो नहीं दी हुई, अगर मैं इसमें x की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास है जो रेशियो दी हुई है, रेशियो में मैं अगर वेरिएबल x की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास जो वास्तविक संख्या थी ना उसकी वैल्यू हो जाएगी भाई, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है कि ये 1 रुपये में 4 वस्तुएं अधिक खरीदा, 4 खरीदता है तो मैं अंतर को कैसे दिखाऊंगा? डिफरेंस को कैसे दिखाऊंगा? घटे हुए मूल्य को पहले माइनस में बढ़े हुए मूल्य को, ठीक है। 1 रुपये में 2x के हिसाब से, ठीक है, माइनस 1 रुपये में 3x के हिसाब से कितनी ज़्यादा खरीद रहा है भाई ये? 4 वस्तुएं, ठीक है। यहाँ तक अब देखो बेस सेम नहीं है, एलसीएम लूँगा मैं, कितना आएगा एलसीएम? 6x, 2x से 6x को डिवाइड करूँगा, कितना आएगा? 2 × 6 भाई, माइनस 3 दूनी 6 भाई, ठीक है, इक्वल टू 4 भाई। अब यहाँ से क्या आएगा? 1/6 x बराबर है 4 भाई। x इस साइड जाएगा, ये इस साइड जाएगा भाई, तो 1/24 बराबर है x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/24। है यहाँ तक समझ? x की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/24। अब पूछा क्या है?
घटने से पहले वस्तु का मूल्य कितना था भाई? घटने से पहले घट के तो ये हुई है ना, घटने से पहले क्या था? 3x। ठीक है, 3 में x की वैल्यू पुट करूँगा मैं, x 1/24 भाई, 3 8 24 भाई, तो क्या आ गया मेरे पास? 1/8। ठीक है, तो घटने से पहले क्या था? 1/8 यानी कि 1 रुपये में 8 खरीद रहा था भाई वो। ठीक है, 1 रुपये में 8 वस्तुएं खरीद रहा था भाई वो। ठीक है, घटने से पहले। आया दोस्तों समझ? उम्मीद करते हैं दोस्तों आया होगा। सिंपल क्वेश्चन था। 33 से 1/3 की कमी दी गई थी, मैंने फ्रैक्शन बना ली इसकी 1/3। ठीक है, अगर 3 उसका पहले मूल्य था तो घटकर कितना रह गया? 2x भाई। अगर ये रेशियो दी हुई मेरे पास ये मेरे पास वास्तविक संख्या नहीं है, अगर मैं ये रेशियो में किसी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास वास्तविक संख्या की वैल्यू आ जाएगी भाई। ठीक है, अब घटे हुए मूल्य को मैंने पहले लिखा है। ठीक है, माइनस में बढ़े हुए मूल्य को। ठीक है, और कितनी अधिक वस्तुएं ले रहा था वो डिफरेंस लिख दिया यहाँ पे। इसको सोल्व किया, एलसीएम लिया, बेस सेम नहीं थे। ठीक है, तो एलसीएम लिया मैंने 6x, इसको सोल्व किया तो क्या आ गया मेरे पास? 6x 1/6x = 4 1/24x भाई। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 1/24। अब पूछा था मेरे पास घटे हुए मूल्य से पहले क्या भाव था भाई? घटे हुए मूल्य से पहले वस्तु का मूल्य कितना था? तो घटे हुए मूल्य से पहले ये था ना, प्रारंभिक मूल्य ये था, तो 3 में x की मेरे पास 1/24 वैल्यू को कर दूंगा तो 1/8 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो 1 रुपये में 8 वस्तुएं खरीद रहा था भाई पहले वो। ठीक है, घटने से पहले। उम्मीद करते हैं दोस्तों आया होगा समझ में आपको। क्वेश्चन नंबर 51 करते हैं भाई। भाई क्लास लंबी हो रही है, आप क्लास को पूरी देखा करो। अब मेरे पास वीडियो में मेरे परसेंटेज टॉपिक चल रहा है भाई। ठीक है, और वीडियो में किसी बच्चे का कमेंट आया था भाई, तो मेरे पास क्वेश्चन भेजे थे उसने, तो मैं उनका सॉल्यूशन करा रहा हूँ भाई अब। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर मैंने इसमें ही जोड़ दिया भाई। क्वेश्चन नंबर मैं 50 तक करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 51 क्या दिया गया है? यदि a का 80% इक्वल टू b के 50% और b इक्वल टू a का x% है, तब x का मान है। ठीक है, देखो a का मतलब मैंने बताया था 80 ना, के का मतलब क्या बताया था? मल्टीप्लाई, गुणा भाई 80% भाई। ठीक है, 80% इक्वल टू b के का मतलब गुणा भाई b के 50%। 50% और b इक्वल टू a का x% है। ठीक है, अब देखो सोल्व करो भाई इसको। देखो परसेंटेज से जो काट रहा है ना उसको काट लो भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल भाई। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल भाई। ठीक है, यहाँ तक देखो 8a बच गया ना, और 5b भाई। अब मेरे पास a और b की रेशियो आ जाएगी यहाँ से a/b। a की 5 और 8। ठीक है, a जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 5 को, b रिप्रेजेंट कर रहा है 8 को भाई। ठीक है, यहाँ तक अच्छा। b इक्वल टू, अब क्या करना है, क्या दिया गया है? b इक्वल टू a का मतलब गुणा भाई। ठीक है, का x% है, परसेंट हटाऊंगा, ये परसेंट x% दिया है, परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100 करूंगा भाई। x% है, तब x का मान बताना भाई, तो x का मान बताना है। तो देखो इसमें पुट कर दो भाई, a b की वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा x का मान। सिंपल क्वेश्चन है। देखो b की वैल्यू कितनी है? 8 भाई। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है? 5 भाई। ठीक है, गुणा x भाई बटा 100 भाई। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक देखो। अब काट लो इसको, 5 दूनी 10, 20 पे पूरा कट जाएगा भाई। अब इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, 20 8 160 भाई। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 160। x की वैल्यू पूछी थी भाई। ठीक है, x की वैल्यू बतानी थी, 160 आ गई भाई। आया दोस्तों समझ? देखो कुछ नहीं था, a का 80% इक्वल टू b के 50%। ठीक है, मैंने यहाँ से a b की रेशियो निकाल दी भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल कर दिया, 0 से 0 कर दी। ठीक है, a कितना है? 5 और b कितना है? 8 भाई। सिंपल था, b और a यहाँ पुट करने के बस क्या था क्वेश्चन में? कुछ था ही नहीं। ठीक है, a इंटू x% बटे 100, तो b की जगह मैंने 8 लिख दिया और a की जगह b की जगह 8 लिख दिया और a की जगह 5 लिख दिया, इंटू x बटे 100 भाई।
एक्स की वैल्यू पूछी थी। अब इसको सोल्व कर दो, 160 आ गया भाई एक्स की। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 52 भाई। और क्वेश्चन भाई कमेंट करके बता दिया करो, अगर कोई आपकी क्वेरी है तो मैं आपको सोल्व करा दूंगा भाई वीडियो में। पर बताना जो टॉपिक चला उससे रिलेटेड भाई, ये नहीं है कि परसेंटेज टॉपिक है और आप क्वेश्चन क्वेरी लेके आ रहे हो भाई टाइम एंड वर्क की। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 52 क्या दिया गया है, यदि a प्लस बी का, यदि a प्लस बी का मतलब गुणा भाई 15% इक्वल टू a माइनस बी का 25%, का मतलब गुणा 25% भाई 25% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। या इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ जो a है वो b का कितना प्रतिशत है भाई। ठीक है, आप लैंग्वेज में कन्फ्यूज हो गए होगे। देखो अब जो कट रहा है उसको काट लो भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल। ठीक है, अगर आपको ये काटना नहीं आ रहा तो अगर देखो मैं बटे में 100 करूँगा, इधर भी 100 करूँगा बटे में परसेंटेज हटा के, तो देखो इक्वल टू में 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ भी काट सकते हो परसेंटेज से परसेंटेज। ठीक है, 5 से काटो भाई, 5 3 15 5 5 25 भाई। ठीक है, अब 5 से अंदर मल्टीप्लाई, 3 से अंदर मल्टीप्लाई। देखो 3 से करूँगा तो 3a प्लस 3 से 3b इक्वल टू, अगर 5 से अब अंदर करो मल्टीप्लाई में ना तो अंदर मल्टीप्लाई होगी, 5a माइनस 5b। ठीक है, अच्छा अब देखो ये माइनस का 5 भी है, इस साइड का आएगा तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा भाई। तो माइनस का 5 भी इस साइड आएगा तो प्लस भी, 3 ही ऑलरेडी है भाई, तो 5 और 3 8 हो जाएंगे भाई। ये देखो माइनस का नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 पहले ही है, 5 ये और आ जाएगा प्लस का, तो 8 हो गए भाई। 8 भी लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट अब यहाँ से। ये देखो ये प्लस का है, ये उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5a में से 3a घटेगा तो कितना आ जाएगा, 2a। आया समझ में? ये देखो ये माइनस 5 भी था, इधर आएगा इक्वल टू के। ठीक है, तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 3 भी पहले ही है, तो प्लस का 5 भी और प्लस का 3 भी 8 भी हो जाएंगे दोनों जुड़कर। अब देखो यहाँ क्या बच गया, 5 है, ये 3a है। ठीक है, माइनस प्लस का सॉरी यहाँ पे ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 5a में से 3a गए 2a, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब इसको और सोल्व हो रहा है, 2 और सोल्व कर लो भाई, 2 1 2, 2 चौके 8 भाई। मेरे पास a और b की अब रेशियो आ जाएगी भाई। देखो b अपॉन a। ठीक है, b अपॉन ये नीचे आएगा ना, ये आएगा ना, देखो b तो लिख दिया और a नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा इक्वल टू और ये 4 नीचे जाएगा भाई। ठीक है, अब b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, 1 को, और a जो है वो 4 को। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, क्या पूछा था, b का हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। या मैं बोलूँ जो a है वो b का कितने प्रतिशत है भाई, जो a है वो b का कितने प्रतिशत है। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपसे कंसेप्ट लिखवाया था, क्या लिखवाया था, मैंने कहा था जिसकी तुलना की जाए उसको बटे के ऊपर। देखो मैं लिखवा देता हूँ फिर, जिसकी तुलना की जाए उसको बटे के ऊपर। ठीक है, जिससे या जिसके साथ, जिससे या जिसके साथ बोलूँ मैं, जिससे तुलना की जाए उसको बटे के नीचे भाई, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई। ये बताया था भाई तुलना का मैंने कंसेप्ट। अब इसमें तुलना ही तो कर रहा हो, अब तुलना ही तो की जा रही है इसमें। तो क्या कहा गया कि तो a जो है वो b का कितना प्रतिशत है, b का a जो है वो b का कितना प्रतिशत है, तो a की तुलना हो रही है। ठीक है, किसके साथ, b के साथ भाई। किसकी हो रही है, a की, तो a को मैं कहाँ लिखूंगा, ऊपर। जिसकी तुलना की जाए, a की तुलना हो रही है ना, तो a को कहाँ लिखूंगा, ऊपर। किसके साथ भाई, b के साथ। b कितना है, 1, b को कहाँ लिखूंगा, बटे के नीचे। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, 4 की में
100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 400% आएगा भाई। ठीक है, और बोलो भाई, आया समझ? उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 53। क्या दिया गया है? एक विद्यार्थी ने, क्वेश्चन नंबर 53 है भाई, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया भाई। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितना है भाई? देखो भाई क्या किया, एक विद्यार्थी ने क्या किया कि किसी संख्या को ना 5/3 से गुणा करना था भाई। ठीक है, पर गलती से क्या कर दिया, उसने 3/5 से गुणा कर दिया भाई। तो जो त्रुटि हुई ना, जो गलती हुई, जो एरर हुआ, उसकी प्रतिशत बतानी है भाई, कितने प्रतिशत का हुआ भाई। ठीक है, अब देखो भाई कितना था, किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था भाई। अगर मैं किसी संख्या को 5/3 से गुणा कर देता तो मेरा रिजल्ट है जो वो सही आता भाई, ये सही होता भाई। ठीक है, 5/3 से मैं किसी संख्या को गुणा कर देता तो वो संख्या कुछ भी होगी तो मेरा रिजल्ट सही आता भाई। लेकिन क्या किया मैंने, गलती से 3/5 से गुणा कर दिया भाई, जिसके कारण मेरा जो रिजल्ट है वो गलत आया भाई। ठीक है, अगर अब मैं कोई संख्या मान लूँ भाई, संख्या में कोई भी मान सकता हूँ भाई। ठीक है, संख्या में कोई भी मान सकता हूँ, पर मैं क्या मानूंगा, संख्या ऐसी मानूंगा जो इन दोनों से पूरी कट जाए भाई। ठीक है, तो मैं क्या मानूंगा, जो 5 जो बेस है ना, जो इनके दोनों के बेस में है, इन दोनों का एलसीएम मान लूंगा भाई, दोनों का एलसीएम वो इससे पूरा कट जाएगा भाई। ठीक है, मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कितना ही बढ़ा लो भाई, कैलकुलेशन फिर बढ़ेगी, कोई फायदा नहीं है। अब देखो 3 और 5 का एलसीएम लूंगा भाई, जो संख्या थी ना जिससे मल्टीप्लाई करना था। देखो किसी संख्या को मैंने वो संख्याएं मान ली भाई। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम वो संख्याएं मान ली, जो बता रहा था ना, किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने पर गुणा करने के लिए के स्थान पर 3/5 से गुणा करती, वो संख्याएं मान ली भाई। इन दोनों का एलसीएम देखो, 5 का और 3 का एलसीएम कितना होगा भाई, मैंने बताया था, बड़ी संख्या को उठाओ भाई। ठीक है, और इसके मल्टीपल लिखो, 5 दूनी 10, 5 3 15। देखो क्या 3 से मैं 5 को डिवाइड कर सकता हूँ? नहीं भाई। क्या 3 से मैं 10 को कर सकता हूँ? नहीं भाई। क्या 3 से 15 को डिवाइड कर सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ। क्या 5 से मैं 15 को डिवाइड कर सकता हूँ? हाँ। ठीक है, तो 15 हमारा एलसीएम होगा भाई। ठीक है, तो वो संख्या मान ली भाई मैंने, 15 थी। ठीक है किसी 5 क्या दिया है, 5 किसी संख्या को, ये संख्या भाई, ये संख्या 15 हमारी। ठीक है, ये मान ली मैंने। इस संख्या को 5/3 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता ना, तो मेरा जो संख्या आती वो सही आती भाई। देखो सही आती, 3 5 15 भाई, तो मेरी संख्या आती भाई 25। ठीक है, ये आना था, लेकिन गलती क्या हुई कि मैंने उस संख्या को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। ये संख्या क्या थी हमारी, 15, तो 5 तिया 15। ठीक है, 9, 3 तिया 9। ठीक है, आया मेरा ये भाई, आना चाहिए था ये। तो गलती कितनी हुई भाई, देखो गलती कितनी हुई, कितनी गलती हुई, 25 आना चाहिए था और आया है 9, तो कितनी गलती हुई, 16 की 16 की गलती होगी ना भाई। देखो 25 आना चाहिए था और आया है 9 भाई, तो 16 की गलती हुई। कहाँ से, परसेंटेज पूछा ना, जो एरर परसेंटेज है, जो त्रुटि परिकलन है, उसका प्रतिशत बताओ। तो त्रुटि कितनी हुई, 16 की। कहाँ से हुई है, 25 से। या फिर मैं बोलूँ कि जो प्रतिशत है वो कहाँ किससे निकालते हैं, जो वास्तविक मान होता है, या फिर मैं बोलूँ जो सही मान होता है, जो वास्तविक मान हो या सही मान हो। सही मान कौन सा है हमारा, ये है। ठीक है, 25 यहाँ से निकालूंगा मैं, प्रतिशत यहाँ से निकालूंगा। ठीक है, तो बटे में 25, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई भाई, 25 चौका 100, 64% आया भाई। ठीक है, आया वो समझ, आया होगा, उम्मीद करते हैं भाई। ठीक है, देखो क्या किया था मैंने, किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना था भाई। ठीक है, गलती से उसको 3/5 से कर दिया। ठीक है, अब संख्या में कोई भी मान सकता हूँ भाई,
कोई भी संख्या मान सकता हूँ, पर मैं क्या करूँगा, संख्या मैं ऐसे मानूंगा जो मेरे जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर दे भाई। क्या करूँगा, 3 इस 3 का और 5 का एलसीएम ले लूँगा भाई, तो संख्या में पॉइंट नहीं लगेगा भाई और जल्दी डिवाइड हो जाएगी भाई। तो मैंने 3 एलसीएम लिया, क्या आ गया 15 भाई, वो संख्या मान ली मैंने 15। अगर इसी संख्या को मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो मेरा रिजल्ट क्या आना चाहिए था, तो सही मान था ना, जो वास्तविक संख्या थी वो 25 आनी चाहिए थी। लेकिन गलती क्या करी, तो 3/5 को मैंने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, ठीक है। तो क्या होगा, 9 आ गया भाई। तो गलती कितनी होगी भाई, गलती कितनी हुई 16 की, किस पे 25 पे, सही मान पे। हमेशा परसेंटेज सही मान पे, जो वास्तविक मान होता है ना, जो सही वैल्यू होती है उस पर निकालते हैं। कितनी गलती हुई 16 की, किस पे 25 पे, और 25 बनाने की इसमें से मल्टीप्लाई। तो सोल्व करूँगा 64% आएगा भाई त्रुटि। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट और जय हिंद जय भारत। थैंक यू दोस्तों।